नमस्कार दोस्तों। सीआईएसएफ ने वैकेंसी निकाल दी है। टोटल 1130 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है सीआईएसएफ ने। और इस पोस्ट का नाम रहेगा आपका कांस्टेबल फायरमैन। इसमें ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ये फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 31 अगस्त 24 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के लिए। लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलअप करने की, वो रहेगी आपकी 30 सितंबर 24 को रात को 11 बजे। ठीक है, उसके बाद में आपके कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। हम सारी चर्चाएं करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी और फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर, सैलरी वगैरह कितनी रहेगी, कहाँ कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है और आपके स्टेट्स में कितनी वैकेंसी है। सारी की सारी बातें डिस्कशन करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सबसे पहले स्क्रीन पे कुछ चीजें रखी है, वो ध्यान से देख लीजिए सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि 1130 पदों के ऊपर वैकेंसी है और स्टेट वाइज पोस्ट हैं। ठीक है, वो आपको स्टेट वाइज जो पीडीएफ है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दिला दूंगा, आप वहां पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, 10+2 साइंस स्ट्रीम के लिए ही है केवल। और एज का जो इसमें क्राइटेरिया रखा गया है वो 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2006 तक, मतलब 18 से 23 साल के कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज के अंदर। वो रिलैक्सेशन किसको दिया गया है? एससी एंड एसटी कैटेगरी के। एससी एंड एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है और एक्स सर्विसमैन को सर्विस प्लस 3 इयर्स। अभी हम बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन के बारे में। एक्स सर्विसमैन का जो क्राइटेरिया दिया गया है एज कैलकुलेशन का, वो आपका इस प्रकार से रहेगा। जैसे सपोज दैट 20 इयर्स ऑफ उम्र के अंदर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर। उसके बाद में वहां पर जाकर के वो 15 इयर्स मिनिमम जो पेंसिबल सर्विस है नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, तो पेंसिबल सर्विस वो करने के बाद में वो रिटायरमेंट होता है। उसके बाद में 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। टोटल उम्र हो जाती है 38 इयर्स अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करते हो तो। ठीक है, आपकी उम्र 38 ईयर है तो उसमें से डायरेक्टली आप 18 साल घटा दो अगर आपने 15 साल सर्विस की है। और अगर आपने 20 इयर्स ऑफ सर्विस कर ली है तो आपकी उम्र हो जाएगी 43 इयर्स। उसमें से आप डायरेक्टली 23 इयर्स घटा देना। जो आपकी उम्र निकल के आती है वो 18 से 23 के बीच में अगर आप फॉल होते हो तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं इस फॉर्म की, वो हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो ऑलरेडी 31 अगस्त को स्टार्ट हो चुके हैं और 30 सितंबर को लास्ट फॉर्म भरे जाएंगे रात को 11 बजे तक। पेंशन क्या रहेगी इसके अंदर? एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं यह जानने के लिए कि आपकी नौकरी लगने के बाद में आपकी पेंशन किस हिसाब से गवर्न होगी और कितनी आपको पेंशन मिल सकती है। ठीक है, तो सीआईएसएफ में अभी के लिए ये जान लीजिए कि सीआईएसएफ के अंदर आपको पेंशेबल सर्विस मिलेगी ये। ठीक है, जो आपके फॉर्म्स होंगे वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन मोड इसके अंदर है नहीं। कोई भी कैंडिडेट इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई ना करें, क्योंकि फाइनली जाकर क्या होगा कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में आपकी 1 साल बर्बाद हो सकती है। तो इन चीजों का खासकर ध्यान रखिए। पेमेंट की अगर हम बात करें तो पे लेवल 3 के लिए वैकेंसी है कांस्टेबल वाली, जिसका जो सैलरी वाला ब्रैकेट है वो रहेगा आपका 21,700 से लेकर के 69,100। इसमें बाद में फर्दर प्रमोशन होते रहते हैं और आपका प्रमोशन पे लेवल 8 तक हो सकता है। जिसका जो पेमेंट ब्रैकेट है वो रहेगा आपका 47,600 से लेकर के 1,51,000 तक। ये केवल मैं बेसिक पे के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक पे के बाद में आपके अदर अलाउंसेस भी होते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस होता है। ठीक है, अभी हम प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट को इसमें चयनित होने के लिए सबसे पहले उसको देना पड़ेगा पीईटी। पीईटी क्या है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मतलब आपका सबसे पहले क्या होगा? फिजिकल। उसके बाद में आपके होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं है वो सबसे पहले पीईटी होते ही आपके चेक कर लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो दोनों कैटेगरी के अंदर जो सफल कैंडिडेट होगा उसको भेजा जाएगा एग्जाम के लिए। एग्जाम कैसे होगा? कंप्यूटर टाइप एग्जाम होगा, कंप्यूटर के ऊपर ही एग्जाम लिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से सिलेक्ट करके एग्जाम होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद में आपकी होगी मेडिकल एग्जामिनेशन, मतलब आप मेडिकल के लिए भेज दिए जाएंगे।
और जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो कैसे होगा, 2 लैंग्वेज में है केवल। यह सभी को ध्यान देना है। जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, साउदर्न स्टेट से इंडिया के, और नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो इंडिया के हैं, उनको इंग्लिश और हिंदी में हो सकता है कुछ दिक्कत हो तो, लेकिन उनको ये ध्यान रखना है कि उनकी जो एग्जाम की पैटर्न होगी वो इंग्लिश और हिंदी के अंदर ही होगी केवल, ठीक है। इसमें एक चीज और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कैंडिडेट पीईटी पास हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता है, रिटन एग्जाम भी पास हो जाते हैं, तो उनका जो शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट किस हिसाब से होगी, स्टेट वाइज होगी, और स्टेट वाइज ही आपकी जो फॉर्म की अंदर जो वैकेंसी है वो फिलअप की जाएगी, ठीक है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यही है आपके लिए, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि स्टेट वाइज वैकेंसी हैं जिनको फिलअप किया जाएगा, तो प्रत्येक कैंडिडेट जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखिए, और यह भी ध्यान दीजिए कि उसी स्टेट के द्वारा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है या नहीं है, मतलब कि मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है जी। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जो मिलिटेंसी से अफेक्टेड एरियाज हैं, उनके अंदर की जो वैकेंसी है वो केवल उसी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स के द्वारा ही फिलअप की जाएगी। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल पोस्ट कितने हैं, 466 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं, ओबीसी के लिए 236 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 114 है, एससी के लिए 153 है, एसटी के लिए 161 है। टोटल जो पोस्ट हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी 1130 पोस्टें हैं। जो स्टेट वाइज पोस्टों का एलोकेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी इस साल अलॉट की गई है सीआईएसएफ के द्वारा, वो की गई है असम के लिए 164 पोस्टें, ठीक है जी। उसके बाद में जो वैकेंसी का क्रम है वो कुछ इस प्रकार से है, आप देखते हैं तो इससे मिलेगी आपको, ठीक है। इस प्रकार से टोटल की आपकी वैकेंसी हो जाती है 1130 वैकेंसी जी। एक्स सर्विसमैन क्लोज के अंदर हम देखते हैं तो आपको मिलता है कि 10% वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कैंडिडेट्स मिलते नहीं है एक्स सर्विसमैन वाले तो वो वैकेंसीज फिलअप की जाएगी नॉर्मल कैटेगरी वाले पर्सन्स के द्वारा। जो अदर कैटेगरी है वो ये 10% फिलअप करेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन है तो केवल ये जो 10% की जो वैकेंसी है वो केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के द्वारा फिलअप की जाएगी। और कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम अदर देन डोमिसाइल स्टेट of candidate will not be considered, both caste and domicile certificate is to be issued by the same state। मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है और जो डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र होता है वो एक ही अथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया हुआ होना चाहिए। अगर मान लो सपोज दैट आपका कास्ट सर्टिफिकेट है राजस्थान से इश्यू और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो है आपका हरियाणा से इश्यू, तो इसमें देखो दिक्कत हो जाएगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के 100% चांसेस बनते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान आप रख लीजिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं वो अपना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना है। इसका जो प्रोफॉर्मा है किस प्रकार का होगा आपका सर्टिफिकेट वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और जो आपका ये जो आप लोग हैं ना इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वो बेस्ड ऑन होना चाहिए 23-24 फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल कब से कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के अंदर 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर के बेस्ड के ऊपर 24-25 का आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लेना है। प्रोफॉर्मा मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता दूंगा। जो क्रूशियल डेट्स फॉर क्लेमिंग SC ST OBC एंड ईडब्ल्यूएस स्टेटस है वो आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। आप ऐसा कभी मत करना कि आपका जो फॉर्म की लास्ट डेट थी 30 सितंबर, आपने जो एप्लीकेशन जो आपने बनाया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, SC ST का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट वो सपोज बनवा लिया आपने 1 अक्टूबर का, तो वो आपको फाइनल एग्जाम होने के बाद में सब कुछ आपका प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन चीजों से दूर रहें और ध्यान रखें कि हाँ ऐसा कुछ आपके साथ में हो ना। डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ की साइज क्या होगी, इसमें 2 ही चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एक तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये दोनों जेपीजी फॉर्मेट में होगा और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके होंगे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, ठीक है।
आपकी जो फोटोग्राफ का साइज है वो किस टाइप का साइज होना चाहिए, 20 KB से लेके 50 KB के बीच का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो फोटो ली गई है वो नोटिफिकेशन के 3 महीने के भीतर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 साल पुरानी फोटो इसमें लगा रहे हो, और उसकी डेट भी उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना और इसी के हिसाब से करना। मैं अगर पूरा पढ़ूंगा, सारा बताऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं ये चाहता नहीं हूँ। ठीक है, जो सिग्नेचर्स हैं, सिग्नेचर्स का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट होगा और 10 से 20 KB के बीच में होगा। और जो सिग्नेचर 4 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आप स्केल ले लीजिए, स्केल लेकर के आप नाप लीजिए और इसके हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे PDF फॉर्मेट में होंगे। आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और सीनियर सेकेंडरी की जो मार्कशीट है, ये सारी की सारी आपकी PDF फॉर्मेट के अंदर की जाएगी। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट का रॉन्ग फॉर्म सबमिट हो गया है और उसने क्या है कि 1-2 दिन के बाद में देखा कि यार मेरा फॉर्म तो गलत सबमिट हो गया, तो डरने वाली बात नहीं है। आपको एक 1 टाइम विंडो मिलेगी अपना फॉर्म को करेक्शन करने के लिए। उस विंडो की डेट का ध्यान रखना है कि 10 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 अक्टूबर 2024, 2 दिन के अंदर ही आपको अपने फॉर्म को करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए CISF आपको फ्लैट 200 रुपये चार्ज करेगा। ये ऐसा नहीं है कि SC ST को चार्ज नहीं करने हैं, उनको भी चार्ज करने हैं, सभी के लिए है ये 200 रुपये एज ए फाइन के रूप में CISF चार्ज करती है। ठीक है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इस वैकेंसी का, वो क्या है कि आपको 5 किलोमीटर रनिंग है वो 24 मिनट के अंदर पूरी करनी है। ठीक है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड का है, आपका बॉडी वगैरह टेक्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो वो रहेगा आपकी हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और चेस्ट का जो एक्सपेंस है वो 5 सेंटीमीटर होगा, 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर है। जो मिनिमम क्राइटेरिया है चेस्ट का वो 80 सेंटीमीटर से आपका कम नहीं हो सकता। अगर 79 सेंटीमीटर है तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी हैं। आपके चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन है, उनका प्रोफॉर्मा अलग से है, वो फिलअप करना होगा, अथॉरिटी से साइन करवाना होगा, और आपको उस टाइम पर आपको कैरी करना है एग्जाम के टाइम पर, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के टाइम पर, सो दैट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप अपना दिखा सको सर्टिफिकेट। ठीक है, जो हाइट वाला है 170 सेंटीमीटर वाला, उसके लिए रिलैक्सेशन किसे दिया गया है, जो कुमाऊं है, हिमाचल प्रदेश से हैं, गोरखा, डोगराज, मराठाज, है ना, इनको जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट का जो एक्सपेंसेस है वो भी कम किया गया है 78 to 83 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिजिकल फिटनेस के अंदर आप और चीज देखते हो। अब अगर किसी कैंडिडेट फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाता है, रनिंग करता है, और रनिंग के अंदर उसको लगता है कि नहीं मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है या अथॉरिटी ने मेरे साथ में सही से बिहेव नहीं किया है, तो वो सेम टाइम पर सेम डे अपने PO को, मतलब प्रिसाइडिंग अफसर को कंप्लेन कर सकता है। आपकी सुनी जाएगी 100%, और आपको नेसेसरी चीजें बताई जाएगी कि आपको ये करना है, वो नहीं करना। उसके बाद में आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। ये ओनली रनिंग इवेंट के बारे में आपको मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, अभी सर्टिफिकेट शुड बी इन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मेट ओनली। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो एक स्टैंडर्ड प्रोफॉर्मा बनाया गया है CISF के द्वारा, उसी के हिसाब से होगा। आप उसमें छेड़खानी ना करें, और अगर कोई अथॉरिटी करती है तो उनको आप बताएं कि भाई CISF ने ऑलरेडी प्रोफॉर्मा दिया है, आप वो प्रोफॉर्मा लेके जाएं। मैं अभी आपको आगे प्रोफॉर्मा भी दिखा दूंगा। जैसे ये प्रोफॉर्मा है अपेंडिक्स 4, ये है अदर बैकग्राउंड क्लासेस के लिए, मतलब OBC के लिए। OBC कैंडिडेट्स को इस प्रोफॉर्मा को फिलअप करवाना है। ठीक है जी, उसके बाद में क्या करना है आपको, सर्विंग डिफेंस पर्सनल, वो ये प्रोफॉर्मा होगा, और वो CO, उनका जो कमांडिंग अफसर होता है, यूनिट का जो हेड होता है ना, वो साइन मारेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर सिग्नेचर करवा कर ही आपने भेजकर अपलोड कर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक राउंड शीट होती है जिसके अंदर लिखा रहता है कि कौन सा शिप है, कौन सा बेस है, जहां का CO सर्टिफाइड करता है। तो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनको ये चीजें बहुत अच्छे से देखनी है। ठीक है, उसके बाद में जो अनेक्जर 5 है वो बात करता है आपका EWS कैंडिडेट्स के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। वो सारे के सारे कैंडिडेट्स, ये ऐसा ही फॉर्म होना चाहिए आपका, और आपकी जो फोटो है यहाँ लगी होनी चाहिए, और वो अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देखना है आपको, इन चीजों में गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो मतलब कि लास्ट में आपकी मेहनत खराब हो सकती है। ठीक है, जो कैंडिडेट्स सिविल पोस्ट
एक्स में और जो करना चाहते हैं उनको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको हम बात बता देते हैं प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरते हो आप। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है रजिस्ट्रेशन वाला और दूसरा पार्ट है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला है वो सभी कैंडिडेट्स को आज कर लेना है। ठीक है, इस वीडियो के देखते ही कर लेना, मैं आपको गाइडलाइंस बता देता हूँ। परमानेंट डाटाबेस होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आप डिटेल्स डालते हो। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म इस साइट पे विजिट करोगे ना तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, आप उस पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर लो। उसके बाद में लॉगिन बटन में क्लिक करना और न्यू रजिस्ट्रेशन बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर कर लो पहले, सबसे पहले। ठीक है, जो कैंडिडेट्स अपने आप को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो ये स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, इनको आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज आपके पास में नहीं है, और उनको इसी हिसाब से उसकी फोटो जेपीजी फॉर्मेट बना लीजिए और पीडीएफ एज रिक्वायर्ड जो मैंने आपको पहले बताया उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए फॉर्म फिलअप करने से पहले, सो दैट आपको लास्ट में जो टाइम एरर आता है ना वो ना आए। ठीक है जी, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुछ नक्सल प्रभावित एरिया हैं और उनकी जो पोस्टें हैं वो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स के द्वारा फिलअप की जाएगी। तो देख लेना, ऐसा ना हो कि आप सपोज दैट आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो और अलूरी सीतामढ़ी प्लेस से बिलोंग करते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट है एक और वहां से आप उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं कर रहे हो, उस स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करते हो तो इस फॉर्म को आप मत भरिए क्योंकि आप उसके अंदर उस पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, एट लास्ट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अंत में मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दूं सो दैट अगर कोई भी कैंडिडेट को या सीएसएफ कोई गाइडलाइंस में चेंजेस करता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा सो दैट उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इसमें कुछ चेंजेस हुआ है या एग्जाम के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, पैटर्न्स के अंदर कुछ चेंजेस है, तो वो आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास में पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिलअप